जैसे मान लो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जब जो हमारे राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनसे मीडिया पे लोगों ने बोला है, ओए प्रधानमंत्री, ओए मुख्यमंत्री, तू जमीन पे आ, तू जवाब दे। किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन में किसका क्या खराब हुआ, किसको किसकी सुननी चाहिए थी, वो बात अलग है। लेकिन बहुत कुछ बुद्धिजीवी लोग, अपने आप को सो कॉल्ड बुद्धिजीवी, उन लोगों ने ये बात बोली, प्रधानमंत्री जो है जब तक यहां नहीं आएंगे, जब तक हम कहीं नहीं आएंगे। प्रधानमंत्री ने कुछ कहा क्या? बोला ही नहीं। ये क्या है? ये प्रशासनिक क्वालिटी है। प्रशासनिक क्वालिटी क्यों है? बहुत सारे लोग बोलेंगे कि वोट डाला है, सुनना चाहिए। अरे सुन तो रहा हूं, लेकिन जो आप मुझको सुनाना चाह रहे हैं वो हकीकत नहीं है। आप खुद ही मिसगाइडेड हैं, तो मुझको क्या सुनाएंगे? एक प्रधानमंत्री सड़क में 100 लोगों के बीच में नहीं आता, वो 10,000 लोगों के बीच में कैसे आ सकता है? सिक्योरिटी प्रोविजंस भी है। अगर प्रधानमंत्री को कहीं गोली लग जाएगी, देश का झंडा झुक जाएगा, एक इंटरजेनम पीरियड होता है वो लाना पड़ जाएगा, नया प्रधानमंत्री इमीडिएटली बैठाना पड़ जाएगा, कितने लोगों के शेयर मार्केट में पैसा डूबेगा उसकी वो देखना पड़ेगा। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, जितने इन्वेस्टर्स बाहर से यहाँ इंडिया में पैसा लगा चुके हैं, एकदम से रातों रात पैसा उठा लेंगे, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट चला जाएगा, नेगेटिव में इकोनॉमी चली जाएगी, भुखमरी की कगार पर देश पहुंच सकता है। तो क्या इतना सोचने के बाद अगर मैं प्रशासनिक अधिकारी हूं तो क्या मैं रिएक्शन का एक्शन दूं, एक्शन का रिएक्शन दूंगा? क्या नहीं दूंगा। मैं कानों में सब डालता रहूंगा, लेकिन मैं कब बोलूंगा? जब मुझको प्रशासनिक सही लगेगा कि अब मेरा बोलना वायबल है, अदरवाइज मैं बोलूंगा ही नहीं। इसलिए क्या होता है, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज आप देखो, उनके नेता कभी टीवी रिपोर्ट्स पे नहीं आते, प्रवक्ता आते हैं। प्रवक्ता का काम क्या है? एक्शन रिएक्शन। लीडरशिप आती है क्या? नहीं आती है। उनको पता है इधर से भी भूकेंगे, इधर से भी भूकेंगे, दोनों शांत होंगे, दोनों एक ही साथ बैठ के रसमलाई खाएंगे, और दिमाग किसका खराब करेंगे? नेताओं का, पार्टीज का। नहीं चाहिए। तो प्रशासन के अंदर मान लो अगर आप आईएएस आईपीएस अफसर कल को बन के बैठते हो, आपके कमरे के बाहर 4 तो पुलिस वाले बैठेंगे जो एक स्लिप की डायरी रखेंगे अपने पास कि दिन के अंदर 40 लोग ही स्लिप के ऊपर नाम अंकित करके साहब से मिल सकते हैं या मैडम साहिबा से मिल सकते हैं, अदरवाइज एंट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक काम नहीं है। आई एम डीलिंग 36 डिपार्टमेंट इन अ डे। अगर कोई सिविल डिफेंस का आदमी है, उसकी नौकरी चलेगी या नहीं चलेगी, उसका साइन भी मैं करूंगा। अगर कोई डीजे उठा करके पुलिस वाले ले गए, जब्त कर रखा है, उसकी सुनवाई कौन करूंगा? मैं करूंगा। मेरे प्रशासन के अंदर कितने फ्रॉड डॉक्यूमेंट आ रहे हैं, जा रहे हैं, इनकी कार्रवाई मैं करूंगा। अटेंडेंस मेरे डिपार्टमेंट की वो मैं देखूं, कागजी कार्रवाई वो मैं देखूं, रेवेन्यू मैटर वो मैं देखूं, एडमिन मैटर वो मैं देखूं, पुलिस मैटर वो देखूं, क्राइम मैटर वो देखूं। इसके बाद जो नॉर्मल कोर्ट है, उनके जजेस जहां मुझको बुलाते हैं, मेरे को सम्मन देते हैं, वहां मैं जाऊं। अलग अलग जगह छापे मारने हैं, इंस्पेक्शन करना है, क्वालिटी चेक करने जाना है, वहां मैं जाऊं। नीचे मेरे जितने तहसीलदार, पटवारी, एसडीएम बैठे, उनका निरीक्षण मैं करूं। किसी स्कूल, कॉलेज, किसी कम्युनिटी सेंटर से मुझको इनविटेशन आया तो वहां जाकर स्पीच मैं दूं। इतनी चीजें दिन में करना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल नहीं है, मेरे ऊपर भी ये जिम्मेदारी है। तो अगर ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर है तो मैं क्या हूं? एक जिम्मेदार अधिकारी। और अगर मैं एक जिम्मेदार अधिकारी हूं तो मेरे लिए प्रायोरिटी क्या है कि प्रशासन जो मुझे करने की आज्ञा दे वो मैं करता चलूं। रिएक्शंस का टाइम मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक्शन का रिएक्शन का टाइम देने का मतलब ही नहीं बनता है ना। क्योंकि सरकार ने इसी वजह से, लोग बोलते हैं कि भाई आईएएस आईपीएस जो होते हैं उनके पीछे तो पुलिस के काफिले चलते हैं। आम आदमी के लिए 99% लोगों के लिए वो क्या है? पावर। लेकिन जो प्रशासन के अंदर 1% आदमी काम करता है, उसके लिए वो क्या है? प्रोटोकॉल है। क्योंकि अगर दिन में 36 डिपार्टमेंट में संभाल रहा हूं तो मेरे दिमाग की दही कोई भी आके नहीं कर सकता। मुझको मिलना है तो भाई परमिशन मेरे स्टेनोग्राफर से ले, स्टेनोग्राफर परमिशन बना करके मेरे रीडर को देगा, जो कि मास्टर्स होगा हिंदी और इंग्लिश के अंदर।
वो उसको पढ़ेगा, पढ़ने के बाद मेरा पीए मेरे को पर्ची देगा, तब जाकर ही मैं तुझे एंटरटेन करूंगा, और तब करूंगा जब मेरे पास टाइम होगा। क्योंकि प्रशासन के अंदर काम करने के लिए बहुत है मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है कि कोई मेरे सामने आके रोए। रोने का, मेहनत का प्रशासन से कोई लेना देना नहीं है। एक सिंपल सा इंसिडेंट दे देता हूं। एक लड़की आई मेरे पास, बोली कि सर आप मुझको आईएएस की तैयारी करा दीजिए और मेरा पेपर निकलवा दीजिए। बोली मैं बिहार से हूं और मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। मैंने कहा चलो ठीक है, आपको करवा दूंगा। मैंने उसको टाइम बताया और उसको स्ट्रेटजीज बताई। उसने 2 दिन किया और फिर वो रोने लगी, नहीं सर मुझसे नहीं हो रहा है और मैं कर भी पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने उसे एक ही बात बोल करके उसको फायर कर दिया। मैंने बोला आपके आंसुओं का और इस एग्जाम का कोई लेना देना नहीं है। आप रो, ट्रक के नीचे आओ, पटरी के नीचे आओ, चिल्लाओ, छत से कूदो, तब भी यूपीएससी आपकी कोई सुनवाई नहीं करेगा। दया दृष्टि का काम नहीं है, मेरिट का काम है। दया दृष्टि का है तो जहां पिताजी काम करते हैं वहां बोल दो कि मुझको लगवा दीजिए समय पे, तो कुछ भला हो जाएगा। अदरवाइज सारी सिस्टम जो है वो मेरिट पर काम करता है। यूपीएससी किसी को नहीं जानता, आईएएस का लड़का है, आईपीएस का लड़का है, गरीब का लड़का है, झोपड़ी का है, इसीलिए सिलेक्शन भी झोपड़ी से भी होता है, एसडीएम के लड़के का भी होता है, डॉक्टर का भी होता है और इंजीनियर का भी होता है। अद्भुत नहीं है? क्योंकि हिंदुस्तान की 99% जनता क्या मानती है, मेहनत कर, जितनी हार्डवर्क करेगा उतनी जल्दी तेरे को कामयाबी मिलेगी, उतना तेरा एग्जाम निकलेगा। ऐसा है क्या? लोग 10-10 साल अटेम्प्ट देते हैं, प्रीलिम्स में नहीं निकलता, मेंस में नहीं निकलता, इंटरव्यू में नहीं निकलता, और 10 साल के बाद उनके पास क्या होता है? सिवाय आंसू के उनके पास कुछ नहीं होता, मलाल होता है एक। क्यों? क्योंकि उनको जो चीज बताई गई, उनकी कंडीशनिंग ही ऐसी है कि उनकी कंडीशनिंग, उनका माता पिता, उनका समाज, उनका परिवार, उसने बोला मेहनत कर, लेकिन मेहनत का लेना देना था ही नहीं। था राइट स्ट्रेटेजीज का, राइट गाइडेंस का, और किसी एक ऐसे आदमी का, चाहे वो बाप हो, पति हो, भाई हो, गुरु हो, कोई भी हो सकता है, जिसको पता हो यूपीएससी क्या मांग रही है या इन पेपरों में क्या मांगा जा रहा है, जो आपका हाथ पकड़ के आपको ये बता दे कि यहाँ ये मांगा जा रहा है, ये दे दे। चाहे 2 घंटे पढ़ ले, 12 घंटे मत पढ़, आपका एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन जो कहे कि मेहनत कर, 12 घंटे पढ़, भाई 12 घंटे का लेना देना कुछ नहीं है। मैं गारंटी से बोलता हूं ये बात। आप 12 घंटे पढ़ो और पढ़ते रहो, और 2 घंटे पढ़ो, लेकिन जो एग्जाम ने मांगा, जिस पैटर्न पर हम पढ़ते हैं, जो असाइनमेंट हम करते हैं, क्लास लेने के बाद अगर वो असाइनमेंट्स आप डेली मुझको रिपोर्ट करके दे दे कि मैप हुआ इतना हुआ, पीटी के क्वेश्चन हुए इतने बने, ये रहे, डॉक बना ऑप्शनल का ये रहा, ऑप्शनल की आंसर राइटिंग ये रही, मेंस की आंसर राइटिंग ये रही, मेंस के नोट्स ये, डॉक, एनसीईआरटी ये, मैप ये, एनवायरमेंट सेक्शन ये, आपका पेपर एश्योर्ड नहीं, गारंटीड निकलेगा। इतनी मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि इससे ऊपर कुछ चाहिए ही नहीं, इससे ऊपर कुछ चाहिए ही नहीं। लेकिन दिक्कत क्या है, आदमी वो कर ही नहीं पाता। आदमी उसको क्या लेता है? फॉर ग्रांटेड। The more you will take the assignments and our pattern of study for granted, the more it will become disastrous for you because you will not clear. As simple as that. मैं 1 दिन बोल सकता हूं, 2 दिन बोल सकता हूं, 10 दिन बोल सकता हूं, 2 महीने बोल सकता हूं, लेकिन मेरी भी बोलने की एक समय सीमा निर्धारित है। क्योंकि मुझको जिस दिन ये पता लगा कि 4 बच्चे 40 बच्चों में ऐसे हैं जो घोड़े हैं और बाकी क्या है? गधे, मैं किनके ऊपर लात मारूंगा? घोड़ों को। घोड़ों को पे लात मारूंगा तो जल्दी भागेंगे और जल्दी रिजल्ट लाएंगे, क्योंकि गधों की बुद्धि में वो बात जा ही नहीं रही। सिंपल सा फंडा है। तो जहां तक बात है ऐसे की, तो ऐसे क्या है? समा है। जब तक आप समा बांधना नहीं जानोगे, तब तक आप एक आईएएस आईपीएस अधिकारी बनने की क्वालिटी अपने अंदर नहीं डेवलप कर पाओगे। बहुत सारे लोग करते हैं कि आइए आपको ऐसे लिखना सिखा देते हैं। अरे भाई तू क्या सिखाएगा? पहले कोई सीखने की चीज हो तो सिखाए ना। सीखने की चीज ही नहीं है। जब तक आप अपने आप से बातें करना ही नहीं जानते, आप दूसरे से क्या करोगे? आपको इतना आना चाहिए कि अगर मान लो मेरा नाम राखी है, लेट्स सपोज आपका नाम राखी, मैंने अपना नाम रखा, मेरा नाम राखी है, तो मुझको पहले ये होना चाहिए कि अगर मैं राखी हूं और मैं 25 साल की लड़की हूं, तो मैं अपने आप से पहले पूछूं कि राखी
25 साल की मैं हो गई हूँ, 4-5 साल मुझे तैयारी करते हुए हो गए। मैं आज के समय में अपने आप को कहाँ देखती हूँ? क्या मेरे साथ में जो लोग हैं जो तैयारी नहीं कर रहे, क्या वो भी सेटिस्फाई हैं, या कुछ भी करने के बाद वो भी सेटिस्फाई नहीं है? क्या मैंने इतनी जो मेहनत करी वो निरर्थक है? ऐसा तो नहीं है। बहुत सारी चीज सीखी है, बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारी चीजों का पता है, दुनिया के बारे में बिना दुनिया को देखे पता है। इस एग्जाम की खूबी क्या है कि आपको दुनिया देखने की जरूरत नहीं है, विजुअलाइज हो जाती है। ठीक है, ये ऐसा एग्जाम है और इसकी तैयारी ऐसी है। फिर राखी को ये जानना चाहिए कि राखी, मैं और कितना समय अपने आप को दे सकती हूँ? मात्र मैं अपने लिए 2 साल निर्धारित करती हूँ, जिसके अंदर मैं शिद्दत से पढ़ाई करूंगी, समय सीमा से पढ़ाई नहीं करूंगी। मुझको किसी टाइम टेबल की जरूरत नहीं। अगर मैं आटा गूंद रही हूं तो मैं ये देखूंगी कि मैं आटा तो गूंद रही हूं, लेकिन मेरे दिमाग में जिस टाइम ये आ जाएगा कि यार मैं आटा गूंदते गूंदते अपनी पढ़ाई तो लॉस नहीं कर दूंगी, आपका एग्जाम कभी नहीं होगा। जिस टाइम आटा गूंद रहे हो उस टाइम अगर आपके दिमाग में ये आए कि राखी, खाना बनाना, आटा गूंदना ये ऐसा ही है जैसे अगर मैं कल को एसडीएम में डीएम बनूंगी और बीच में मुझसे कोई बोले काम करते करते कि ईडब्ल्यूएस की फाइल छोड़ करके आप एक एससी एसटी पीड़ित लोग आए हैं उनकी सुनवाई देख लीजिए। तो जब मैं आटा गूंद रही हूं तो मेरे को नेगेटिव नहीं आना चाहिए, मुझे बोझ नहीं लगना चाहिए, मुझको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 36 डिपार्टमेंट जब डीएम बनकर संभालूंगी तो कोई भी डिपार्टमेंट की घंटी कभी भी किधर से भी बजेगी और मुझको प्यार से, प्रेम से, स्माइल देकर के वो काम करने पड़ेंगे। आटा गूंदते में ध्यान आनी चाहिए, तो क्या ध्यान आना चाहिए? क्या है ये? गेहूं सीरियल है, स्टेपल फूड है, सीजन क्या है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट में मेंशन है या नहीं है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, इतना लोग खा रहे हैं तो डायबिटीज कितनी है वर्ल्ड में, इंडिया में कितनी है। गेहूं जो है और मैदा जो है दोनों में क्या थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है? क्यों मैदा क्रिटिसाइज की जाती है, गेहूं फिर भी प्रेफर किया जाता है? डॉक्टर्स की क्या रिकमेंडेशन है गेहूं के ऊपर? गेहूं का कितना स्टॉक हमारे एफसीआई के अंदर है? एफसीआई स्टैट्यूटरी बॉडी है या नहीं है? कौन से साल में आई, किस मंत्रालय के अंडर है? कितना गेहूं इंडिया में उत्पाद होता है? इंपोर्ट करते हो या एक्सपोर्ट करते हो? फूड सरप्लस कितना है? कितने साल अगर विश्व भूखा रहे तो इंडिया उनको खिला सकता है गेहूं? गेहूं के साथ खाने वाली और चीजें क्या हैं? गेहूं की बेल्ट क्या है? गेहूं की क्रॉप की वैरायटीज कितनी है? कौन से सीजन में होता है? ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें क्या है? यही है जो एग्जाम के लिए चाहिए। कि मुझको किसी किताब पे ट्रस्ट नहीं है, मुझको अपने दिमाग पर ट्रस्ट है कि मेरा दिमाग एक ऐसी मशीन है कि इसके अंदर अगर मैंने एक बार कुछ पढ़ाया हुआ ज्ञान डाल दिया तो अब मैं इसको ऐसी मशीन की तरह चलाऊंगी कि जैसे गन्ने का जूस निकलता है उसी तरीके से फ्लो में समा बंधे। कोई भी मुझसे कोई क्वेश्चन पूछे तो मैं उसका समा के तौर पर एक आंसर दूं, और यही समा चाहिए जो हमारे मेंस के अंदर, एसए के अंदर, इंटरव्यू के अंदर चाहिए। समझ गए बात? तो इसी के साथ मैं आप लोगों को यही वाइंड अप करता हूं, इस तरीके से तैयारी करो, जो मैं बोल रहा हूं वो करते चलो, जो मैं क्लास दे रहा हूं उसको रिवाइज करते चलो, जो मैं असाइनमेंट दे रहा हूं उनको पूरे करते चलो। यकीन मानो, मैं गारंटी लेता हूं कि आप लोगों का रिजल्ट निश्चित आएगा। भगवान की आशीर्वाद की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन मैं इतना कह रहा हूं कि मैं भगवान से भी प्रेरणा करूंगा कि आपका रिजल्ट आए, बशर्ते आप मेहनत करें। और मेहनत फिजिकल मेंटल नहीं, जो दिया गया मात्र उतना करें। ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच।